अपनी इनकम टैक्स को काटने से बचाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उनको टैक्स की रिबेट मिल पाएगी। तो जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां जिस एक्ट के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेनली 80C और 80D के तहत ही हमें पता है कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स बचाने की सभी टैक्स जो भी एक्ट है इनकम टैक्स की उन सभी स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी स्कीम है जहां पर मुझे लगता है आप लोगों ने पहले से ही इन्वेस्ट कर रखी है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से आप अपनी जब भी टैक्स फाइल करते हैं तो उन स्कीम्स में मिलने वाली टैक्स रिबेट को आप क्लेम ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी टैक्स भी कट जाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी धरी की धरी ही रह जाती है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो पॉपुलर एक्ट है जिसके थ्रू हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने पर हमें कौन कौन सी रिबेट मिल पाएगी किस एक्ट के तहत, उसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इनकम टैक्स बचाने के लिए जो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो आती है अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 80C के तहत हम 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट पा सकते हैं और 80C के तहत हम जो पॉपुलर स्कीम है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर हमें 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट मिल जाती है वो है मेनली पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाली, उसके बाद है बैंकों में खोले जाने वाली 5 सालों वाली फिक्स डिपॉजिट जो टैक्स सेविंग की फिक्स डिपॉजिट होती है वो, उसके बाद अगर हम बातें करें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, टर्म पॉलिसीज होती है और अगर हम बातें करें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम होती है। काफ़ी पॉपुलर ये जो भी एक्ट है 80C, तो उसके तहत ही मैक्सिमम मैं तो कहूँगा 90% लोग इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स रिबेट पा सकते हैं। लेकिन इस पर भी लिमिट रखी गई है टैक्स रिबेट पाने की और वो लिमिट रखी गई है 1.5 लाख। मतलब 1.5 लाख से ऊपर हम अगर इन टैक्स रिबेट पाना चाहते हैं तो 80C के तहत तो हम नहीं पा सकते। तो 80C के तहत इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी इनकम टैक्स की जो भी अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं है काटने की, तो वो 80C के तहत इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन वे लोग जिनकी टैक्स इससे ज़्यादा कट जाती है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए चलिए आगे जान लेते हैं कौन कौन सी एक्ट के तहत वो अपने पैसों को बचा सकते हैं। दूसरी इनकम टैक्स एक्ट जिसके तहत हम टैक्स रिबेट पा सकते हैं वो है 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 80D के तहत अगर हमने अपनी या फिर अपने परिवार की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खुलवा रखी है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो भी प्रीमियम अमाउंट है उस पर हमें 25,000 तक टैक्स रिबेट मिल जाता है। ये 80C की टैक्स रिबेट जो कि 1.5 लाख है उससे अलग है। मतलब इसके अलावा भी हम और 25,000 तक टैक्स रिबेट पा सकते हैं अगर मैंने अपनी या फिर मेरे घर के मेरे जो वाइफ है उनकी या फिर मैंने अपने बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करवा रखी है। तो हमें टोटल मिलाकर जो भी हमारी प्रीमियम अमाउंट होगी हमें मैक्सिमम 25,000 तक ही टैक्स रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है तो सीनियर सिटीजन लोगों को 50,000 तक टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर 80D। तो मतलब अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन है जिनकी इनकम टैक्स कट जाती है पेंशन से, तो उनको 80C में 1.5 लाख के अलावा भी और 50,000 की टैक्स रिबेट मिल जाती है। अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रखा है तो उनको 2 लाख तक टैक्स रिबेट मिल जाती है। अगर किसी ने अपनी जो रेगुलर चेकअप है हेल्थ चेकअप है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस रेगुलर चेकअप में भी 5,000 तक अगर चाहे तो अपनी जो भी टैक्स रिबेट है वो अंडर 80D शो कर सकता है। तो 80C और 80D दो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो एक्ट है इनकम टैक्स की जहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और यही दो ऐसी एक्ट है जिसको शो करके बहुत सारे लोग अपनी टैक्स रिबेट ले लेते हैं। लेकिन इन दो एक्ट के अलावा भी कुछ ऐसी एक्ट है जिनके थ्रू हम टैक्स रिबेट पा सकते हैं। मतलब ये 2 लाख तो यहाँ तक आ गई है अगर हम सीनियर सिटीजन, उसके अलावा भी हम टैक्स रिबेट पा सकते हैं। चलिए आगे आगे जान लेते हैं वो कौन कौन से एक्ट है।
तीसरी इनकम टैक्स एक्ट जिसके थ्रू हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं, इनकम टैक्स की टैक्स रिबेट ले सकते हैं, वो है इनकम टैक्स की 80EEA। 80EEA उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है और हाउसिंग लोन अप टू 45 लाख तक ले रखा है। 80EEA के तहत अगर हम एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है, पकड़ लीजिए 45 लाख से नीचे, तो हमारी हाउसिंग लोन पर हमें जितनी भी सालाना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो उस पर हम अधिकतम 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं। ये जो टैक्स रिबेट है ये 80C और 80D के अलावा टैक्स रिबेट है, लेकिन इस पर 2 शर्तें रखी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला जो शर्त है वो शर्त है जो हमारी हाउसिंग लोन है वो 45 लाख से नीचे होनी चाहिए, और जो दूसरी शर्त है वो ये है कि ये जो हाउसिंग लोन है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच होनी चाहिए। मतलब जो हाउसिंग लोन, जिस हाउसिंग लोन की मैं बात कर रहा हूँ वो हाउसिंग लोन, ये जो टेन्योर है इसके बीच में अगर हमने ली रखी है तो इस पर जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पर हमें 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट मिल पाएगी। ये जो 80EEA के तहत जो हाउसिंग लोन की मैं बातें कर रहा हूँ, उस हाउसिंग लोन में एक और रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। अगर मेट्रो एरिया में है तो 645 स्क्वायर फीट से अधिक तक नहीं होनी चाहिए, और अगर हम नॉन मेट्रो में एरिया में रहते हैं तो 968 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए वो घर जिसके अगेंस्ट में हम हाउसिंग लोन ले रहे हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गई कारपोरेट एरिया तो हमें हमारी हाउसिंग लोन की जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर 80EEA के तहत लोन नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखी है अंडर, मतलब ये जो स्कीम है उसके तहत, और आपकी हाउसिंग लोन की जो भी राशि है वो 45 लाख से नीचे है, तो आप पकड़ लीजिए आपने 80C में भी 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने पकड़ लीजिए 80D के तहत भी 25,000 इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको, और यहाँ पर भी आप 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट मिल सकता है। तो आपकी टैक्स रिबेट अमाउंट कितनी हो जाएगी? 3,25,000। तो आप समझ सकते हैं हाउसिंग लोन लेना कितना प्रॉफिटेबल है। चौथी एक्ट है 80E। 80E के तहत अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो भारत में ही हो या फिर भारत के बाहर विदेश में हो, तो उसके हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने एक एजुकेशन लोन ले रखा है तो उस एजुकेशन लोन पर दिए जाने वाले जो भी इंटरेस्ट है उस पर भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। लेकिन इस पर एक शर्त है, ये जो टैक्स रिबेट है ये आपको 7 सालों तक ही मिल पाएगी। अगर आपने 7 सालों के बाद भी अगर आपकी लोन बची हुई है और आप अभी भी लोन पे कर रहे हैं तो उसकी इंटरेस्ट पर आपको नहीं मिल पाएगा रिबेट। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। 80E के तहत आप एजुकेशन लोन पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट में भी टैक्स रिबेट ले सकते हैं, और टैक्स रिबेट आप 7 सालों तक ही ले सकते हैं। अगली टैक्स सेविंग एक्ट है इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स एक्ट 80EE। 80EE भी इनकम टैक्स की 80EE की तरह ही एक हाउसिंग लोन पर दिए जाने वाली जो ब्याज है उस पर मिलने वाली जो रिबेट है उसी की तरह ही एक एक्ट है। यहाँ पर क्या होता है, 80EE में क्या होता था, अगर हमने अपनी एक हाउसिंग लोन ले रखी है और उस पर हम जितनी भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 1.5 लाख तक हमें इंटरेस्ट पे रिबेट मिल जाती थी। लेकिन 80EE में जो 1.5 लाख है उसके अलावा भी अगर हमारी हाउसिंग लोन 35 लाख से नीचे है और हमारी जो कुल संपत्ति है वो 50 लाख से नीचे है तो हम अतिरिक्त और 50,000 की इनकम टैक्स रिबेट पा सकते हैं अंडर 80E। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, 80EE के तहत अगर हमें इनकम टैक्स की टैक्स रिबेट चाहिए तो हमारी जो भी हाउसिंग लोन है वो 35 लाख से नीचे होनी चाहिए और हमारी कुल संपत्ति 50 लाख से नीचे होनी चाहिए। और हमारी ये जो 80E के तहत अगर हम रिबेट ले लेंगे तो उसके बाद हमें और हाउसिंग लोन पर कुछ भी रिबेट नहीं मिल पाएगा, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक हाउसिंग लोन ले रखा है और आपकी हाउसिंग लोन की कुल जो भी लोन अमाउंट है वो 35 लाख से नीचे है तो आप 2 लाख तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं। जो 1.5 लाख है वो 80EE के तहत, और जो अलग से अतिरिक्त 50,000 है वो आप 80EE के तहत ले सकते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो हाउसिंग लोन लेना काफ़ी प्रॉफिटेबल है टैक्स सेविंग से अगर नज़रिए से देखें तो। और हाउसिंग लोन लेने पर तो आपकी एसएसपी बढ़ेगी और आपको इंटरेस्ट पर एक रिबेट भी मिल पाएगी। अगली जो टैक्स रिबेट एक्ट की मैं बातें करने वाला हूँ वो है किराए के घर में रहने वाले लोगों के लिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो किराए के घर में रह रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट
आपकी 80GG के तहत आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है, और वो भी 60,000 तक, मतलब 5,000 मंथली जो आपकी किराया है उसके हिसाब से। इसके लिए आपको 10BA फॉर्म जो इनकम टैक्स साइट में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर उस फॉर्म को फिलअप करना है, और उस फॉर्म को फिलअप करके अपनी जो भी किराए राशि है उसके तहत आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। और ये टैक्स रिबेट मिलता है अतिरिक्त टैक्स रिबेट, जो टैक्स रिबेट हमें 80C और 80D के तहत मिलती है, उसके अलावा ये एक अतिरिक्त टैक्स रिबेट है जहाँ पर आप 60,000 रुपये तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते हैं और वो कभी भी अपनी जो किराए की राशि है उस पर टैक्स रिबेट नहीं क्लेम करते हैं, लेकिन 80GG के तहत टैक्स रिबेट आपको मिल जाता है। लेकिन इस पर एक शर्त है, अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपनी एक मकान है, लेकिन फिर भी अपने नाम पर रहने वाले मकान पर वो नहीं रहता है, उसके अलावा वो किसी भाड़े घर में यानी कि किराए के घर में रहता है, तो उन व्यक्तियों के लिए ये टैक्स रिबेट नहीं है। अगर इसे वो क्लेम करते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्होंने रॉन्ग क्लेम किया है, तो उस पर उनको फाइन पे करना पड़ेगा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है और वो किसी किराए के घर में रहते हैं, तो 60,000 तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं अंडर 80GG। अगली टैक्स रिबेट एक्ट है सेक्शन 80CCD। सेक्शन 80CCD उन लोगों के लिए है जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में वो 50,000 तक अंडर 80CCD टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। ये जो अंडर 80CCD टैक्स रिबेट है वो टायर 1 में जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है उन्हीं लोगों के लिए है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, को पता चल जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम में टायर 1 आखिर होती क्या है और टायर 2 आखिर होती क्या है, तो इससे आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप अंडर 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50,000 की रिबेट ले सकते हैं। तो ये जो अंडर 80CCD की रिबेट है वो जो 80C की रिबेट है उससे अलग है। मतलब अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो PPF में भी इन्वेस्ट कर रहा है और NPS में भी इन्वेस्ट कर रहा है, और वो PPF में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर रहा है और NPS में अलग से 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो 2 लाख तक अपनी टैक्स रिबेट क्लेम कर सकता है। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम सभी को पता है NPS एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर हमारे पैसे अच्छी तरह से ग्रो भी होंगे और टैक्स की जो भी बचत है वो भी हमारी हो पाएगी। तो 80CCD भी एक अच्छी खासी इनकम टैक्स बचाने की एक्ट है जहां पर हम क्लेम कर सकते हैं अलग से 50,000 रुपये। और जो आखिरी टैक्स रिबेट पाने की इनकम टैक्स एक्ट है वो है इनकम टैक्स एक्ट 80DD। इनकम टैक्स एक्ट 80DD खासकर उन लोगों के लिए है जिनके घर में कुछ विकलांग व्यक्ति है, और उस विकलांग व्यक्ति के इलाज में जो पैसे खर्चे होते हैं उन पर जो व्यक्ति खर्चा करता है वो टैक्स रिबेट क्लेम कर सकता है। तो अगर विकलांग व्यक्ति डिपेंडेंट किसे हम कह सकते हैं, एक अगर ऐसा व्यक्ति है जिनके घर में उनके माता पिता या फिर पति पत्नी हो या फिर पति हो या फिर जो बच्चे हो वो या फिर ब्रदर सिस्टर हो वो विकलांग है, और उनके जो इलाज है उन पर वो व्यक्ति खर्चा करता है, तो उस इलाज के खर्चे पर वो अगर चाहे तो इनकम टैक्स क्लेम कर सकता है। तो इस पर 2 कंडीशन क्लियर रखी गई है। डिपेंडेंसी, अगर जो डिपेंडेंट है जिसके इलाज में वो पैसे खर्चे कर रहा है, तो परिवार में अगर 40% से 80% के बीच है, मतलब पकड़ लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिनके घर में माता पिता है और माता पिता में से एक व्यक्ति विकलांग है, तो उस केस में उनकी डिपेंडेंसी 50% हो जाती है। तो उस केस में वो 75% तक इलाज पे जो खर्चा हुआ है उस पर वो टैक्स क्लेम कर सकता है। और अगर उनके घर में पकड़ लीजिए जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है डिपेंडेंसी अगर 80% से ऊपर है, तो वो अगर चाहे तो 1.25 मतलब 1,25,000 तक टैक्स रिबेट क्लेम कर सकता है। तो ये एक ऐसा क्लेम है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर में विकलांग जो भी उनके फैमिली मेम्बर है उनकी इलाज के लिए पैसे खर्चे कर रहा है, तो वो भी अपनी इनकम टैक्स में क्लेम ले सकता है अंडर 80D। तो ये काफ़ी एक अच्छी मतलब एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है।
तो ये थी वो इनकम टैक्स की टैक्स सेविंग एक्ट, जिसके थ्रू अगर चाहे तो हम करीब करीब 10 लाख तक टैक्स की बचत कर सकते हैं, अपनी इनकम टैक्स की बचत कर सकते हैं। मतलब 5 लाख तक अगर हम चाहे तो अपनी टैक्स रिबेट ले सकते हैं। 80C 80D जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको छोड़कर भी अगर हम चाहे तो और 3 लाख तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक स्कीम के तहत आप आ जाते हैं अपनी टैक्स को बचाने के लिए, तो आप क्लेम कीजिए, जिससे कि अभी आपकी इनकम टैक्स की जो भी कटौती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपको कुछ राहत मिल पाएगी। और अगर नहीं है तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगा एक हाउसिंग लोन ले लीजिए। मैं कहूँगा 35 लाख से नीचे की लीजिएगा, जिससे कि आप और अतिरिक्त 2 लाख तक टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं जो इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन की उसके तहत। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो भाड़े के घर में रह रहे हैं तो आप उस पर भी अपने जो भी भाड़ा है उसके अगेंस्ट में भी आप अपनी इनकम टैक्स की जो टैक्स रिबेट है वो क्लेम कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर अभी आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।